हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा। आज हम जो विषय पढ़ने चल रहे हैं वह है कक्षा 9वीं का विज्ञान, अध्याय 3, शीर्षक परमाणु एवं अणु, और उसका पुनरावृत्ति भाग 2। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3, परमाणु एवं अणु के अभ्यास और पुनरावृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज की अपनी कक्षा, अपनी पढ़ाई इस पहले प्रश्न के साथ। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे लिखते हैं इसका उत्तर आइए जानें। हमारी हेडिंग है परमाणु द्रव्यमान इकाई। संक्षेप में इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और AMU से प्रदर्शित करते हैं। उत्तर होगा कार्बन के स्थायी समस्थानिक C12 कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.9924 गुणे 10⁻23 ज्ञात किया गया है और इस द्रव्यमान का 1/12वां भाग होगा 1.660 गुणे 10⁻24 ग्राम, अर्थात 1 AMU बराबर 1.660 गुणे 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? इसका उत्तर होगा डाल्टन परमाणु सिद्धांत का पहला अभिगृहित कुछ इस प्रकार था कि परमाणु पदार्थ के सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण होते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि परमाणु अविनाशी है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह अभिगृहित था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, जो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, जिसका उत्तर है Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है AlCl3। तीसरा था सोडियम सल्फाइड, इसका सूत्र होता है Na2S। और चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है MgOH2। इस प्रकार इन चारों यौगिकों के रासायनिक सूत्र हो गए। इसी प्रकार और भी कुछ ग्रुप हमारी पुस्तक में हैं। हम सभी विद्यार्थी उन यौगिकों के सूत्रों को याद करेंगे, उनका अभ्यास रखेंगे कि इन चार के अलावा भी यदि कोई प्रश्न आता है तो हमसे बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। हमारी कक्षा में ये दोनों तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं। कुछ यौगिकों का नाम दिया रहेगा सूत्र लिखने को, जैसा हमने इसके पहले वाला प्रश्न देखा। अब यौगिकों का सूत्र दिया है और उनका नाम लिखने को कहा है। पहला है Al2SO4 होल थ्राइज, CaCl2, K2SO4, KNO3, CaCO3। विद्यार्थियों, पहला यौगिक Al2SO4 होल थ्राइज, यह एल्यूमिनियम सल्फेट है।
CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। और CaCO3 जैसा आप सभी जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आइए देख लें हम इनका उत्तर। पहला एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। परमाणुओं का वह समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव आयन, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव आयन, ये सभी बहुपरमाणुक आयन हैं। इसमें NH4 में नाइट्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, SO4 में सल्फर का एक और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, कार्बोनेट में कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 3 परमाणु विद्यमान हैं। इन सभी को बहुपरमाणुक आयन या इनके अलावा भी इसी प्रकार के जो उदाहरण हैं वह सभी बहुपरमाणुक आयनों की श्रृंखला में गिने जाएंगे। उनका उदाहरण आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु से क्या समझते हो। जैसा हमारे चैप्टर का नाम ही है परमाणु और अणु, तो हम सभी को पता भी होना चाहिए कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो आइए जानें परमाणु। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होता है परमाणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु H, नाइट्रोजन परमाणु N, ऑक्सीजन परमाणु O, सोडियम परमाणु Na और मैग्नीशियम परमाणु Mg इत्यादि। इसी को दूसरे शब्दों में कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक संयोग में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, प्रश्न था परमाणु से क्या समझते हो। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक संयोग में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अणु किसे कहते हैं। क्या उत्तर होगा। किसी तत्व का अथवा किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं अणु कहलाता है। पुनः देखिए, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस तत्व के अथवा यौगिक के संपूर्ण गुण निहित रहते हैं, विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। जैसे जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड अणु CO2, NH3 अमोनिया, C6H12O6 ग्लूकोज अणु। ये सभी यौगिकों के सूत्र हैं और प्रत्येक यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी स्थान पर H2O लिखा है इसका मतलब यह जल का एक अणु, CO2 का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु, NH3 लिखा हुआ है वह अमोनिया के एक अणु को व्यक्त करता है। इसी प्रकार C6H12O6 लिखा है तो वह ग्लूकोज के एक अणु को प्रदर्शित करता है। ये हुई हमारे अणु की परिभाषा और उनके उदाहरण। फिर अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। ये महत्वपूर्ण है, हम सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। इस नियम का प्रतिपादन लैवोजिए ने किया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि द्रव्य अविनाशी है,
इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता है। अथवा इसे ही कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सदैव क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हम जानते हैं अभिकारक यानी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और क्रियाफल यानी क्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ। यही कारण कुछ पुस्तकों में यह नियम कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बने पदार्थों अर्थात क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो नियम मूलतः यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अविनाशी है, इसे न तो सृजित किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी नियम के सत्यापन के लिए लैंडोल्ट ने H आकार की ट्यूब लेकर कई अभिकारकों के साथ लगातार प्रयोग किया। अभिकारक बदल बदल कर जब H ट्यूब में भरकर उन्हें सील करके तौलते थे और क्रिया के पश्चात उसका वजन ज्ञात करते थे, तो पाया कि अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बने क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर ही मिलता है। तब उसकी पुष्टि हुई कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 9, स्थिर अनुपात के नियम से क्या समझते हो? रासायनिक संयोग का दूसरा नियम है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। जोसेफ लुई प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया इस नियम को, J.L. प्राउस्ट कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में अवयवी तत्व सदैव ही द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से लिया गया हो अथवा किसी भी प्रकार से निर्मित किया गया हो। ठीक है, नियम में परिवर्तन नहीं होगा। नियम एज इट इज लिखा जाता है कि किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों का भारीय अनुपात सदैव निश्चित रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत या किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। जैसे हम आप जानते हैं जल सूत्र होता है H2O, इसे हम अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। नदी, कुआं, झील, झरना, पोखर, समुद्र और वर्षा इत्यादि स्थलों से हमें जल प्राप्त हो गया। इसके अलावा हम रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान भी उत्पन्न होने वाले जल को रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में उचित ताप पर करा करके भी जल बनाया जा सकता है, किंतु प्रत्येक विधि से प्राप्त जल का सूत्र H2O होगा और H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 2:16 या सरल में 1:8 लिखा जाता है। इसी प्रकार लकड़ी, कागज, कोयला जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करिए अथवा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके CO3 प्राप्त कीजिए या अन्य कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से CO2 बनाएं। किसी भी रासायनिक विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, एक का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 2 परमाणुओं का द्रव्यमान कुल 16 दूना 32 होगा। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जहां से भी प्राप्त करेंगे, किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 12:32 ही रहेगा। यह निश्चित होता है।
यही कारण है कि जब यौगिक की परिभाषा लिखी जाती है, हम पढ़ते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। और निश्चित अनुपात का अर्थ है कि यौगिक में अवयवी तत्व का द्रव्यमान अनुपात सदैव निश्चित होगा। यह हुआ हमारा स्थिर अनुपात का नियम। फिर चलें, अगला प्रश्न है, आणविक द्रव्यमान या अणुभार से क्या समझते हो? कैसे परिभाषित करेंगे हम आणविक द्रव्यमान को? आइए जानें। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या अणुभार कहलाता है। क्या समझ आई बात? किसी यौगिक में जितने अवयवी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या गिनेंगे और प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का गुणा करके सबको जोड़ेंगे तो हमें उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान या अणुभार प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें एक परमाणु पोटेशियम, एक परमाणु ऑक्सीजन और एक परमाणु हाइड्रोजन है। इन तीनों का परमाणु द्रव्यमान भी हमें ज्ञात होना चाहिए। पोटेशियम का एक परमाणु, उसका द्रव्यमान 39, ऑक्सीजन का एक परमाणु, उसका परमाणु द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1। अब यदि हम इन तीनों तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ दें, पोटेशियम के एक परमाणु का, ऑक्सीजन के एक परमाणु का और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जोड़ें तो 39 + 16 + 1 बराबर 56 AMU मिलेगा। और यह 56 AMU पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का आणविक द्रव्यमान होगा। इसी प्रकार यदि मान लें कि हमको कोई दूसरा यौगिक दिया गया, ग्लूकोज, हम सभी जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। अर्थात इसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 में 6 का गुणा करेंगे, 12 × 6 = 72 होगा। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 में 6 का गुणा करेंगे तो 96 आएगा। इस प्रकार 12 × 6 धन 1 × 12 धन 16 × 6 बराबर 180 होगा। 72 + 12 और +96 जोड़ते हैं तो 180, अर्थात ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 होगा। आ गई बात समझ में? तो चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न, 1 मोल से क्या समझते हो? पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है। परमाणु अणु आयनों की संख्या व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो मात्रक निर्धारित किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसे मोल कहते हैं। और मोल को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किसी पदार्थ, परमाणु, अणु अथवा आयन की वह मात्रा जिसमें उसके 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं, उसको उसकी 1 मोल कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ की वह मात्रा या भार जिसमें उतने ही कण विद्यमान रहते हैं जितने की 12 ग्राम या 0.12 किलोग्राम कार्बन 12 में परमाणु होते हैं। और हम जानते हैं कि 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23, उसी को 1 मोल कहा गया है।
इस प्रकार 1 मोल बराबर 6.023 गुणे 10 की घात 23 कण। यहाँ कण से आशय यह है कि वह परमाणु का होगा तो तब भी संख्या यही रहेगी, अगर अणु है तो भी संख्या यही रहेगी 1 मोल के लिए, और यदि आयन है तो भी संख्या यही रहेगी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु अर्थात 6.023 गुणे 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु। यदि हमने कहा 1 मोल हाइड्रोजन अणु, इसका अर्थ 6.023 गुणे 10 की घात 23 H2 अणु, यौगिक का सूत्र लग गया। इसी प्रकार आयनों के लिए होता है। 1 मोल में कणों की संख्या नियत है, इसी को एवोगैड्रो संख्या के नाम से जानते हैं हम। 6.023 गुणे 10 की घात 23 नंबर ऑफ पार्टिकल यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। साइज अलग हो सकती है, उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कणों की संख्या यही होगी, तब उसे हम कहेंगे कितना, 1 मोल। ठीक है। अगला अच्छा सा प्रश्न है, आइए देखें प्रश्न क्रमांक 12। आपको सफेद रंग का एक महीन चूर्ण दिया गया है जो शक्कर या नमक हो सकता है, यह संदेह बताया गया है, और पूछा जा रहा है कि बिना चखे आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। पदार्थ की पहचान करना भी विज्ञान में हमें सीखना चाहिए और हमको आना चाहिए। आइए देखें क्या प्रक्रिया अपनाएंगे कि हम दिए गए सफेद चूर्ण में से यह पता करें कौन सा नमक है और कौन सा शक्कर है। पहला काम, दिए गए चूर्ण का कुछ भाग गर्म करेंगे। एक पात्र में, वाच ग्लास में या पेट्री डिश में रखकर पदार्थ की कुछ मात्रा, उस चूर्ण की कुछ मात्रा को अलग अलग पात्र में लेकर के गर्म करेंगे। यदि वह चूर्ण काला पड़ जाता है, इसका मतलब शक्कर है, और यदि गर्म करने के उपरांत भी उसका रंग परिवर्तित नहीं होता, तब वह नमक होगा। हो गई पहली पहचान। क्या करना है, चाइना डिश लेना है, पेट्री डिश लेना है या वाच ग्लास लेना है, उसमें पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा रखनी है और उसको बुनसन बर्नर पर, स्प्रिट लैंप पर गर्म करना है, और होने वाले परिवर्तन को देखना है, ऑब्जर्व करना है। यदि दिए गए सफेद चूर्ण की कुछ मात्रा को गर्म करने पर वह काला पड़ता है, तब शक्कर होगा, और काला नहीं पड़ता तो नमक होगा। दूसरी बात, चूर्ण के शेष भाग का जली विलयन बनाकर दोनों पदार्थों को अलग अलग पात्रों में जल में घोल लेंगे, विलयन बनेगा। यदि वह विलयन विद्युत चालन करता है, विद्युत का चालक है, अर्थात वह विद्युत अपघट्य, तब नमक होगा। और यदि उस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता, विद्युत प्रवाहित नहीं होती, तब वह क्या होगा, शक्कर। क्योंकि शक्कर आणविक यौगिक है, ये जल में घुलता तो है पर आयनित नहीं होता, आयनों में विभक्त नहीं होता। शक्कर का सूत्र C12H22O11 होता है, जबकि नमक का सूत्र हम सभी जानते हैं NaCl है, और NaCl को जब पानी में घोलते हैं तो वह Na धन आयन यानी पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयनों में टूट जाता है, और ये जो स्वतंत्र आयन विलयन में उपस्थित रहते हैं, इसी कारण नमक का विलयन विद्युत का चालक हो जाता है, जबकि शक्कर आणविक यौगिक होने के कारण आयनित नहीं होता, और आयनित न होने की वजह से शक्कर के विलयन में विद्युत का चालन नहीं होगा। तो इस प्रकार हम दोनों दिए गए पदार्थों में से अलग अलग थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर उनको गर्म करके पहचान कर सकते हैं, और दूसरा विद्युत चालन विधि के परीक्षण द्वारा हम दोनों पदार्थ के विलयनों का परीक्षण करके और यह निश्चित कर सकते हैं कि दिया गया पदार्थ नमक है अथवा शक्कर है। अगला प्रश्न क्रमांक 13, 12 ग्राम द्रव्यमान वाले मैग्नीशियम रिवन में मैग्नीशियम के मोलों की संख्या परिकलित कीजिए। मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान दिया है 24 ग्राम प्रति मोल। ठीक,
किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अर्थात पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान में उसके मोलर द्रव्यमान का भाग कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या, उसका मोलों की संख्या। हम यहां 24/12 करेंगे तो 24/12 द्रव्यमान दिया है 12 ग्राम और मोलर द्रव्यमान है 24 ग्राम। अर्थात 12/24 करेंगे तो मिलेगा हमको 0.5 मोल। पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। यहाँ द्रव्यमान दिया है 12 ग्राम और मोलर द्रव्यमान है 24 ग्राम। जब हम 12 ग्राम में 24 को विभाजित करेंगे तो हमको मिलेगी मोलों की संख्या 0.5 मोल। अर्थात मैग्नीशियम के मोलों की संख्या बराबर 12/24 1/2 आएगा, जिसका अर्थ होगा 0.5 मोल। ठीक, अगला प्रश्न, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। आइए देखें, पहला उत्तर आयनिक यौगिक वे यौगिक जो जल में घोलने पर ऋणावेशित कणों धनायनों अथवा ऋणायनों में विभक्त हो जाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड इत्यादि, ये सभी आयनिक यौगिक होते हैं। दूसरा है आणविक यौगिक वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं और जल में घोलने पर आयनों में विभक्त नहीं होते, आणविक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3, ग्लूकोज C6H12O6, शक्कर C12H22O11 इत्यादि, ये सभी किस श्रेणी में आएंगे, आणविक यौगिक कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सूत्र लिखें और प्रत्येक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। कास्टिक पोटास, बेकिंग पाउडर, चूने का पत्थर, कास्टिक सोडा, एथेनॉल और साधारण नमक। तो चलिए इनका उत्तर देखते हैं हम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का सूत्र होता है और इसे कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। इसका आणविक द्रव्यमान पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कुल 56। बेकिंग पाउडर NaHCO3 सूत्र होगा, उसका आणविक द्रव्यमान होता है सोडियम का 23, हाइड्रोजन 1 और कार्बन 12, ऑक्सीजन के 3 परमाणु 16×48, सबका योग बराबर 84। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर होता है, इसका शुद्ध आणविक द्रव्यमान होगा कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 16×3 48, सबका योग बराबर 100। इसी प्रकार कास्टिक सोडा NaOH कहलाता है, आणविक द्रव्यमान होता है सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बराबर 40। एथेनॉल सूत्र है C2H5OH, एथिल अल्कोहल कहते हैं इसे ही। इसका आणविक द्रव्यमान कार्बन में 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 1×5 बराबर 5, ऑक्सीजन का 16 और अगले हाइड्रोजन का 1, सब का योग बराबर 46। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, NaCl सूत्र होता है, इसमें सोडियम का द्रव्यमान 23, क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 और दोनों का योग बराबर 58.5। ये हो गए इन सभी यौगिकों के सूत्र एवं उनके आणविक द्रव्यमान। इस प्रकार के प्रश्नों का अच्छा अभ्यास हमें कर लेना चाहिए और अच्छी तैयारी के साथ हम पुनः अपनी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की कक्षा में आप सभी ने हमें धैर्य से सुना, इसके लिए सभी का धन्यवाद।
नमस्कार।